नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे एक नई सीरीज स्टार्ट जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस यानी कि एसएससी 2024 में जो भी क्वेश्चन बेस्ट पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं सीरीज में। ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें हम सीजीएल और सीएचएसएल कंप्लीट कर रहे होंगे। धीरे धीरे करके इसी तरीके से सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। सीडीएस 1 के भी क्वेश्चन होंगे, जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें भी पेपर में पूछे गए वो सारे। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ भी मिल जाएगी, सोल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखो, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसमें सभी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाए। फिर भी आप अगर सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं, वो भी कोशिश करना टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ऐसा रहेगी इसी तरीके से कि पूरी सीरीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जाए। और इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कैसे? आपको कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन को बताना है, क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी वीडियो देखने के बाद। ऐसा नहीं है कि शुरू किए बस लिख दिए, पहले देख लो आराम से उसके बाद, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले करेंगे सीजीएल 2024 के। इसके सीजीएल 2024 के स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन होंगे। तो पहला सवाल अगर है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए वोटों का 10% अमान्य घोषित किया गया, जबकि सभी वैध वोट किसी एक या दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए। जिस उम्मीदवार को वैध डाले गए वोटों का इतना परसेंट मिला, उसे इतने मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में वोट देने के लिए पात्र लोगों की संख्या इतनी थी तो वाई का मान क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ से करते हैं वैध वोट, यानी कि टोटल वैध वोट हमने 100 मान लिए। इसमें से एक को इतने मिले वोट, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 से इसको घटाना पड़ेगा। इसको 59.375 को, यानी कि 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 9 से 7 गया तो 9 से 3 गया तो 6 हो गया, और 9 से 3 गया 6, और 9 से 9 गया तो 0 हो गया, फिर 9 से 5 गया 4 हो गया। पॉइंट इधर आ गया। अब देखो, एक को वोट कितने मिले थे? ये मिले। एक को इतना मिला। हारा जीती कितने से हुई? इनका डिफरेंस 0। 7 से 2 गया तो 5, 13 से 6 गया तो 7 हो गया, फिर बचा यहाँ पर 8 हो गया, और 5 से 4 गया तो 1 हो गया। इतना आया। अब इसी का मान भाई, हारा जीती हमारे हिसाब से इतनी हुई परसेंटेज में। क्वेश्चन में कितनी थी? 2484। अगर हम 100 बराबर निकालें तो ये वैध वोट आ जाएंगे, यानी कि 2484। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं तो हम हटा देते हैं, और 200 मतलब एक 2 जीरो ऊपर बढ़ा देते हैं। अब हमें करना क्या है? कैलकुलेशन। तो इधर करेंगे 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, फिर 25 तिया 75, 25 चौकू 100। इधर किया हमने 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, गुड़े में 4 चौकू 16। ये क्या आ गए? ये वैध वोट आ गए। अब यहाँ पर 16,000 टोटल पात्र वोट थे, उसमें से 22% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट दिए कितने लोगों ने होगा? 100 माइनस वाई अपॉन 100 लोगों ने दिया होगा, और इसमें से भी 10% अमान्य हो गए, तो बचे कितने? 90%। ये मान किसके बराबर होगा? 828 इंटू में 16, क्योंकि हमने ये वैध वोट से काउंट कर लिया है। तो भाई देखो, 3 जीरो और 1 जीरो, यानी कि ये 4 जीरो चले गए, 16 से 16 चला गया। इधर 9 ने 81, 9 दूनी 18, यानी कि वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया जाता है, फिर 23% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को जब अब 34% घटाया जाता है, मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी का परसेंटेज बताइए। अब इस सवाल को क्यों लिया गया? सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। एक तो तरीका सिंपल है, सक्सेसिव से कर लो, अदरवाइज आपको ये फार्मूला पता होगा, a प्लस बी और प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए और प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100, ये पता होगा। तो 12 बढ़ाया गया, फिर 23 बढ़ाया गया, तो 12 प्लस का 23, 12 गुणे में 23 बटे में 100 हो गया, यानी कि 13 12 35, और 12 तियाँ 36, हासिल लगा 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि ये हो गया 37.76। अब ये आ गया 2 के साथ। अब अगले दो कौन से बनेंगे? इसके 34 के साथ लेना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के साथ सेम फार्मूला लगाएंगे। तो 37.76 माइनस का 34, माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर घटाया जा रहा था, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 37.76 गुणे में 34 बटे में क्या हो गया हमारे पास? 100 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, डिफरेंस करते हैं, तो ये आ जाएगा 7 से 4 गया, यानी कि 3.76। यहाँ पर हम 17 दूनी 34 कर लें, बाकी गुणा कर लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15,
और दो सत्ते 14, एक 15 हो गया, दो तियाँ 6, एक 7 हो गया, गुणे में 17, 17 दूनी 34 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 17 पना 85 और 3 88, 17 पना 85 और 8 93, 17 सत्ते 119 और 9 128 पॉइंट। देखो दो ये यानी कि 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। अब ये क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, इसका मतलब वृद्धि वाले तो गलत हो गए। अब इसमें से अगर देखोगे 12.83 से घटाना तो ये घट जाएगा, 13 से 6 गया तो 7 हो गया, ठीक है। और ये बचा हमारे पास 7 0, 12 से 3 गया तो 9.07 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन के लिए ये ऐड किया गया, कैलकुलेशन की गट्स होनी चाहिए, आप कर पाओ, ऐसा ना हो कि डर जाओ। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं लिए गए, ऐसे क्वेश्चन लिए गए जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पी को वैध मतों में से 42% प्राप्त हुए और क्यू ने इतने मतों से जीत हासिल की। 20% लोगों ने नहीं डाला वोट। देखो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। यदि डाले गए मतों में से 10% अमान्य पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि टोटल 100 वोट थे, 100 में से क्या हुआ है कि 10% अमान्य पाए गए, ठीक है। 100 में से 20 लोगों ने नहीं डाला, यानी कि 20%, 20% का मतलब परसेंटेज है। इंग्लिश में देख लेना थोड़ा, क्योंकि हिंदी वाले मोस्टली ट्रांसलेशन है, अगर कुछ समझ में ना आए तो इतने तो इंग्लिश आती होगी। तो 20% यानी कि 80% लोगों ने वोट डाला, इसमें से 10% अमान्य हो गए, यानी कि 90% मान्य बचे। अब ये अगर टोटल हम 100% मान लेते हैं, ये टोटल अगर हम 100% मान लेते हैं तो एक को 42% प्राप्त हुए होंगे तो दूसरे को कितने हुए होंगे 58, तभी तो 100% चीज होगी। हमारे हिसाब से हारा जीती कितने से हुई होगी 16 से, यानी कि इसी पूरे का ये 16% बराबर में कितना दिया गया था 45360। इसी की हमें क्या करनी थी कैलकुलेशन। करते हैं भाई कैलकुलेशन। हमें निकालना क्या, हमें 100 का मान निकालना है, यानी कि जो 100 है एक एक्स्ट्रा उसको छोड़ देंगे, बाकी सब 100 हटा देंगे। ये यहाँ से यहाँ चला गया। फिर अगर 8 से काटते हैं तो ये 8 पन्ना 40 हो गया, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 जीरो। फिर 9 से काट देते हैं तो 9 सत्ते 63 ज़्यादा, 9 छक्का 54, 9 तियाँ 27 हो गया। फिर करेंगे किससे 4 चौकू 16, इधर जीरो ही कर लेते हैं ना पूरे, तो जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ये 100, ये गुणे में 100 बटे में 16, तो इधर किया हमने डायरेक्ट ऐसे लिख लो 63000009, नहीं अदरवाइज हमें दोबारा भी करना पड़ जाएगा। तो 16 तियाँ 48 हो गया, बचा कितना 15 हो गया, 16 ने में 153 देख रहे हो, 16 ने में 144, 6 बच गया, फिर जीरो आ जाएगा, फिर 16 तियाँ 48 हो गया, क्योंकि 16 चौकू 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 393 हो गया। अब 16 तियाँ 48, फिर बचा कितना 12 बचा, फिर करेंगे तो 16 सत्ते 112 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 3937 मिल गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता, हम भाग करते इधर, इसमें अलग अलग फिर गुणा करना पड़ता, तो हमने डायरेक्टली उस चीज को कर लिया। जीरो का कोई तवज्जो नहीं देनी, तो जितने भी जीरो लिख लो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमसे चाहता नहीं ये चीज। अगला सवाल करते हैं। एक विक्रेता ने 10 रुपए प्रति किलोग्राम पर सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन इस दर पर खरीदार नहीं मिल सके, इसलिए उन्होंने कीमत घटाकर 7.2 प्रति किलोग्राम कर दी, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग किया। वास्तविक मूल्य में प्रतिशत वृद्धि परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, देखो 1000 ग्राम पहले वो कितने की बेच रहा था 10 रुपए की, अब उसने क्या किया 900 ग्राम चीज 7.2, हम इसको 1000 ग्राम निकाल लेते ना इसका भी, तो ये हो जाएगा, देखो 2 जीरो तो चले गए इधर, 72 अपॉन में 9, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8 हो गया। तो यहाँ से देखो कितना परिवर्तन हुआ, 2 का परिवर्तन हुआ किससे 10 से, गुणे में 100, यानी कितना आ गया 20%। अगला सवाल कह रहा था, प्रत्येक 25% की दो क्रमागत परसेंट कमी प्रत्येक 25% की दो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है। देखो 25% की मतलब होता है 1/4, 4 से 1 कम 3, 4 से 1 कम 3, यानी कि यहाँ पर 9 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, कितने की कमी हुई 7 की। इसी तरीके से 25% वृद्धि 4 से 5, 4 से 5, यानी कि 16 पचम 25, कितने की वृद्धि हुई 9 की वृद्धि हुई। अब कह रहा है कितने प्रतिशत कम है वृद्धि से कितना कम है 2, 2/9 और गुणे में 100 हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, 22.22%। अगला सवाल कह रहा था, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20%, इसका रिटर्न 6%, बी 30% रिटर्न 8, सी 20% रिटर्न 4% है।
फिर 30% इसका रिटर्न 5 है, औसत रिटर्न बताना है। तो सिंपल है यहाँ पर भाई, 20% ये इसका 6 था, 6% रिटर्न था। 30 का कितना था, 8% था। फिर अगले 20% का 4 था। फिर 30% का माइनस का 5 था, यहाँ पर माइनस कर लेना, ठीक है, ये माइनस होगा। आप इसको देखो रेशियो बना लेते हैं हम इस तरीके से, एवरेज ही तो निकालना, डायरेक्ट गुणा करके भी आप कर सकते हो। कैसे, 12, 8 3 24, 4 दूनी 8 और 5 3 15 माइनस का, तो इधर देखेंगे ये तो 32 हो गया, इनका डिफरेंस माइनस का 3 हो गया, तो इधर -3 करेंगे कितना बचेगा, 29 बचेगा। ये टोटल कितना है, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 से भाग कर दो, 2.9 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, जो बिल जनरेट हुआ वह इतने का था। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था, जिसका बिल मूल्य इतना था। उसने इस बार दोनों बिल चुकता किए और कुल राशि नकद में चुकाई। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर दिए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नकद में दिए गए भुगतान पर 5% की छूट देता, तो रमेश 19 नवंबर 2029 को कितना भुगतान करता। अब यहाँ पर देखो, उसने क्या किया, डीलर से कुछ सामान जनरेट किया, यानी कि 19 नवंबर 2019, फिर इधर 10 नवंबर 2019, इसको यहाँ पर 9800, इसको यहाँ पर 5480 का था। अब इसमें देखो 10 दिन के भीतर कौन सा अमाउंट दिया गया था, ये वाला, यानी कि इस पर कितना हो गया, 2%। भाई 10 को हुआ, यहाँ पर 19 तारीख के बाद देखो उसने सब फिनिश कर दिया। और इस पर कितना डिस्काउंट, 5%, यानी कि 0 चला गया, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 और 4 24 हो गया, बचम 25 और 2 कितना हो गया, 27। इधर करेंगे 2%, 2 अट्ठे 16, दोनों में 18, 1 19 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10, हाथ से लगा 1 हो गया 8, 9 8 17, हाथ से लगा 1 3 1 4, यानी कि 470 और कम हो जाएंगे। तो इधर टोटल बन कितना रहा था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 8 8 4 12, हाथ से लगा 1 6, 9 6 15, 470 इससे माइनस, तो 0 8 से 7 गया 1 हो गया, 12 से 4 गया 8, यानी कि 14 810। अगला सवाल, मृदुला ने एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू की और हर साल एक निश्चित वृद्धि प्राप्त करती है। यदि उसकी वेतन 6 वर्षों की सेवा के बाद इतने थे और 15 वर्षों के बाद इतना था, तो वार्षिक वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो 15 वर्षों के बाद कितना हो गया, 52997। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 6 वर्षों में 28400, तो इसमें यहाँ पर 9 साल का टाइम हो गया, ठीक है। और कितने वृद्धि हुई थी, 7 9, 9 से 4 गया 5 और 12 से 8 गया 4, 4 से 2 गया 2, 9 साल में इतनी, तो एक साल में कितनी वृद्धि होगी, तो 9 दूनी 18 हो गया, बच्चा 6 9 सत्ते 63 हो गया, बच्चा 2 9 3 27, 9 3 27। अगला सवाल, नमन ने एक दुकान से 720 में कुछ सेब खरीदे। उसने कीमत तय की और दुकान से इसे 2 रुपये प्रति सेब कम कर दिया। इसके कारण नमन पहले खरीदे गए सेब की तुलना में 4 अधिक सेब खरीद सका। उसने मूल रूप से कितने सेब खरीदे थे। देखो इसको ऑप्शन से करना बेस्ट चॉइस रहेगी। 720 था, अब यहाँ पर अगर देखें कि जो 720 को इजीली काट पा रहा है वो हमारे दिमाग में 36 आएगा, तो यहाँ पर अगर हम 36 से डिवाइड कर देते हैं तो 20 रुपये का पड़ा। अब वो ये करा 4 अधिक खरीद पा रहा है, यानी कि अब कितने खरीद पा रहा होगा, 40, 36 से 4 ज़्यादा है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 18, तो कितना कम हो गया, 2 प्राइस। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा था वो, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया। अगला सवाल, अरे यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पंखे पर 6%, दूसरे पर 10 और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की गई कीमत इतनी है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो वो पंखे खरीदता है, पंखे का तो अंकित मूल्य यही रहा होगा ना तीनों का। अब कह रहा पहले पंखे पर 6% की, यानी कि 6% की अगर छूट दे देंगे तो कितना का, भाई 6% की छूट दे दी तो 94 बचा। इस पर 10% की छूट दे दी तो 90 बचा। अगर 12% की छूट दे दी तो ये 88 बचा, यानी कि 8 4 12 हो गया। इधर 10 9 19 और 8 27। इसका मान 6800, प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य 100 बराबर, तो 6800 272 इंटू में 100 हो गया। तो इधर ये 4 बार चला गया, इधर ये 25 बार, यानी कि 2500 रुपये रहा होगा अंकित मूल्य। अगला सवाल,
प्रत्येक महीने एक व्यक्ति 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का सेवन करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, जिसके कारण चावल और गेहूं के कुल व्यय 300 रुपये प्रति माह है। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 300 रुपये के समान व्यय बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने परसेंट कमी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखो 20 किलोग्राम चावल, यानी कि अगर राइस की बात करें तो 20 किलोग्राम, और अगर वेट यानी कि गेहूं की बात करें तो 8 किलोग्राम। अब इसके प्राइस की बात करेंगे तो 20% तक इसके गेहूं की कीमत का, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 20 है, यानी कि अगर हम यहाँ पर टोटल देखते तो ये 400 रुपये और इधर 800 रुपये, यानी कि 1200 रुपया हो गया। अब जो कुछ भी वृद्धि हो रही है हम उस पर काम करते हैं, यानी कि ये 12% बढ़ गया तो 120% अगर बढ़ाएंगे तो 12×8 = 9.6 हो गया। अब 9.6 हो गया, देखो उनके प्राइस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, यानी कि अगर 100 रुपए का 100 रुपए ही रहता तो 960, और यहाँ पर ये देखो खपत में जो कुछ भी हो रहा चेंज हो रहा, टोटल अमाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर 300 था तो 300 रहना चाहिए था, हमने 1200 माना तो हम यहाँ पर 1200 रुपए रखेंगे, यानी कि राइस के लिए कितना प्राइस बचना चाहिए, 1200 माइनस का 960, यानी कि 0 10 से 6 गया तो 4 हो गया, और 11 से 9 गया 2 हो गया, 240 यहाँ पर बचना चाहिए था। अब देखो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कुछ भी आया होगा कंजप्शन की वजह से फर्क पड़ा होगा, यानी कि हम चाहे इससे डायरेक्ट कर लें या फिर हम इसमें 1-1 केजी का निकाल कर वहां से खपत में कम कर लें। कहने का मतलब है अगर 400 से 240 घटाएंगे तो 160 की कमी होगी। 160 की कमी किस पर हुई, 400 में, गुणे में 100, यानी कितना आ गया 40%। देखो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट अप्रोच हम लगा ले रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं लगती। आपने प्रोडक्ट वाले सवाल पढ़े होंगे। अदरवाइज देखो प्राइस में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पर हमारे पास 240 रुपए निकले थे। अब 240 में 20 के हिसाब से देखते तो कै रुपए कितना बचता, 12। ऊपर पहले कितना हम 20 केजी कर रहे थे खपत, तो यहाँ पर कितना कम हुआ 8, किस पर 20 पर, गुणे में 100, 20 पंजे 100, 8 पन्ने 40, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको जो भी ठीक लगता है उस तरीके से कर लो, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट वो चीज बता दी। अगला सवाल, यदि कोई दुकानदार इतने प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है तो वह 12% लाभ कमाने में सक्षम है। पानी के रिसाव के कारण 1/5 चीनी खराब हो जाती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य अब क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, 100 की चीज 112, कॉस्ट प्राइस इतना हुआ, इसका मान अगर हम 100 बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा, कितना गुना हो रहा था, 0.4 गुना हो रहा था, इसका 0.4 गुना यानी कि 40, यानी कि ये एक्चुअल प्राइस है उसका। अब ये प्रति केजी आया है 40 रुपए प्रति केजी, और ये क्या है, सीपी है। अगर हम 5 केजी ही चीनी लेते तो ये 40 रुपए के हिसाब से तो कितना बनता, 200 रुपए। 1/4 भाग खराब हो गया, यानी कि 5 में से 1/4 खराब हो गया तो बचा कितना, 1/5 खराब, 5 से 1 खराब हो गया तो 4/5 बचा, यानी कि 4 भाग बचा है। अब इसको हमें x रुपए के हिसाब से बेचना है, तब हमें जाकर 200 पर 5% का प्रॉफिट, यानी कि 105/100, इसका ये हमें निकालना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहां से 4 पंजे 20 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर। समझ गए ना। देखो हमने पहले सीपी निकाला, फिर हमने 5 केजी वस्तु मान ली, 40 रुपए के हिसाब से खरीदी होती तो 200 रुपए पड़ता। 5 केजी में से 1 केजी खराब होगी, बची कितनी, 4 केजी, 4/5 कर लो या तो 5 का, तो ये 4 केजी जो चीनी है या जो कुछ भी था चीनी थी ना, इसको एक्स के हिसाब से बेचा तो 200 पर 105/100, यानी कि 5% का हमें प्रॉफिट लेके चलना पड़ता, तो हमने वहां से उसको निकाल लिया। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 1 किलो में 20 कुकीज के बजाय 95 में 19 कुकीज बेची, जिससे एक ग्राहक को धोखा मिला। यदि विक्रेता ने कुकीज 76 रुपए में खरीदी तो लाभ क्या है। देखो उसने 76 खरीदी थी, कितनी कुकीज, 20, यानी कि 20 कुकीज 76 में खरीदी तो 19 कुकीज कितने की रही होंगी। तो सबसे पहले तो 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16 हो गया, यानी कि 3.8 इंटू में 19 हो गया, तो 19 8 152 हासिल लगा 15, 19 3 57 और 5 57 और 5 62 और 10 72। ये इतने में उसने क्या किया, खरीदी थी और 95 में बेच दी। फायदा कितने का हुआ भाई, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 4 से 2 गया तो 9 से 7 गया तो यानी कि 22.8। अगला सवाल, किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत इतनी है और आरंभिक कीमत इतनी थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दोगुनी थी
दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले तो देखो 1000 था, पहली बार अगर हम वृद्धि ए मान लें तो 100 प्लस का ए अपॉन 100, फिर दूसरी बार 2a होगा तो 100 प्लस 2a अपॉन 100 और बराबर में क्या हो गया 2295 हो गया, यानी कि 3 जीरो यहाँ से ये चले गए। यानी कि अगर हम लिखेंगे तो 100 प्लस का ए और 100 प्लस का 2a इक्वल टू कितना हो गया 22, 9, 5 और 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुटिंग करेंगे क्योंकि हमें दूसरी बार की दिया गया था, यानी कि जो कुछ भी होगा ऑप्शन में 2a का मान दिया गया होगा। सबसे आसान क्या लग रहा है आपको, बाकी तो देखो सभी करने पड़ेंगे, सबसे आसान क्या लग रहा है 70। अगर हम 70 मान ले तो ए बराबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर 135 हो गया, इधर 70 करेंगे तो 170 हो गया। अब इधर देखो हमें 9 का मल्टीपल मिल रहा है, भाई देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। इधर ये देख लो इसमें 9 का मल्टीपल है तो इधर भी मिलना चाहिए, तो देख लो 5 3 8 1 9, तो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अगर 9 इस साइड नहीं मिलता तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करते, ये चीज ध्यान रखना। बाकी 0 17 पना 85 हो गया, 17 3 51 और 8 हो गया तो 59, 17 एकम 17 5 22, सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, आर परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से इतने परसेंट चूक जाता है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके अंक में प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि परसेंटेज वृद्धि उसकी पूछी गई है। तो सबसे पहले देखो 85% अंक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, उसे 450 मिले और 35% से चूक गया, ये और मिल जाते तो इसके बराबर हो जाता टोटल, यानी कि 50 बराबर में हमें 450 दिया गया था। अब वो कह रहा अंक उसके कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। भाई 85 से 35 में कितने का डिफरेंस आया था 50 का, वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन ओवरऑल हमें इतने की कमी रह गई ना, हमें यही तो निकालना है, तो यही हम 35% निकाल लेंगे। 35 यानी कि ये कितना हो रहा था 9 गुना, इसका भी 9 गुना कर देंगे तो 9 पन्ना 45 हो गया, 9 3 27, 27 और 4 31, यानी कि 315 यहाँ पर आ गया। अब कह रहा लक्ष्य पूरा करने के लिए उसके अंक में कितने प्रतिशत में अंक में प्रतिशत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो भैया एक चीज बताओ 315 हमें और नंबर चाहिए थे, किसमें 450 में, वो उसी से पूछ रहा, गुड़े में 100 हो गया तो सबसे पहले 0 चला गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 दूनी 18, 9 3 27 हो गया, 9 पन्ना 45, 5 7 35, यानी कि 70% की वृद्धि करनी चाहिए। अगला सवाल, 3 उम्मीदवार एक्स वाई और जेड ने एक चुनाव में भाग लिया। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया तो मतदान सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। देखो एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, हमारे हिसाब से 5, क्वेश्चन में बोला है 5000। अब वो कह रहा है यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी अवैध वोट नहीं डाला गया तो मतदान सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो ये टोटल जो निकालेंगे, यानी कि ये टोटल कितना हो रहा था 5, हम रेशियो और भी शॉर्ट कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, तो ये 355, यानी कि जब 355 बराबर निकालेंगे तो ये 1000 गुणे में 355 हो जाएगा। अब ये आया कौन सा है, ये मोस्ट कास्टेड वोट है, यानी कि ये 71% का जो मान है हमारे पास वो 355000 है। हमें निकालना टोटल वोट यानी कि 100% का मान, तो ये हम देखेंगे तो ये 5000 गुना था, इसका भी 5000 गुना कर देंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लाख आंसर। अगला सवाल, अमित और बिलाल क्रम से इतने इतने में सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तुओं पर 22% की वृद्धि पर अंकित करता है जबकि बिलाल अपनी वस्तुओं पर 22% की वृद्धि अंकित करता है और 22% की छूट प्रदान करता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो बाई का मान बताइए। तो सबसे पहले तो हमें दोनों के प्रॉफिट पे ही काम करना है, चाहे अमित हो चाहे बिलाल हो। तो अमित ने 1500 रुपए में सामान खरीदा और 22% की वृद्धि, यानी कि इस पर प्रॉफिट कितना होगा 22% ही होगा। अब बिलाल ने क्या किया भाई 200 की चीज थी 2% की वृद्धि कर दी, यानी कि इसका 2% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 बाई आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 2000 ये था प्लस में 40 बाई, यानी कि ये प्रॉफिट वाला 40 बाई हो गया है। लेकिन हमें आगे भी करना है क्योंकि उसने 22% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अगर हम देखें कि जो भी था भाई डिस्काउंट होगा, जैसे 2000
प्लस का 40 ये टोटल हो गया। और अगर 22% का हम डिस्काउंट देंगे तो इसका 22% जो डिस्काउंट है वो हमें इससे माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखो हम कैलकुलेशन कर लें, क्या करें, या ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट कर लें। ऐसा करते हैं भाई, बाई का अंदर करना ही पड़ेगा तो इसी तरीके से कर लेते हैं। जैसे 2000 प्लस का 40 बाई 100 से हमने भाग किया इसमें, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास 20 बचेगा। इधर 1 जीरो कट गया और 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा और प्लस माइनस ये माइनस बना देगा, तो 0.4 और ये कितना हो गया y² हो गया। यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो 2000 प्लस में 40 से 20 गया तो 20y और माइनस का 0.4y²। तो हमारे पास जो भी इसका प्रॉफिट रहा बिलाल का वो क्या है, यही तो टोटल प्रॉफिट है। अब इसी को हमें इसके बराबर करना है, यानी कि 20y माइनस का 0.4y² हो गया। कैलकुलेशन करनी है अब तो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 15/20y ये आ जाएगा 0.4y² इस साइड, इधर हो गया 5y, तो y से y कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 50/4, यानी कि 12 चौक 48 5, यानी कि 12.5 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, यानी कि 55 का जो अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 99 के सीपी के बराबर था। फिर कह रहा था 56 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस के बराबर था। प्रत्येक आइटम की बिक्री से लाभ या हानि परसेंटेज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अगर इधर एमपी अपॉन में सीपी करेंगे तो कितना बना देगा 9/5। इधर अगर एमपी अपॉन में सीपी नीचे वाले टर्म में कर रहे हैं तो 7 अट्ठे 56 7 पंजे 35 हो गया। अब एक ही क्वेश्चन में मार्क प्राइस तो अलग अलग हो नहीं सकता, इसमें हमें 8 का गुणा, इसमें भी 8 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, इसमें 9 का, यानी कि ये 40, ये हो गया 72/9 45, यानी कि यहाँ पर एसपी था ना, तो जो सीपी था वो 40 निकल आया, एसपी था वो 45, यानी कि कितने का प्रॉफिट 5 का, किस पर 40 पर, गुणे में 100 कैंसिल से 0, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो आंसर ये होगा, ये गलत मार्क है, ठीक है, ये होगा। अगला सवाल, समरीन 25% के लाभ पर इतने के लिए एक कीबोर्ड बेचता है और दूसरा कीबोर्ड 10% की हानि पर इतने में बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज बताना। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, हमें क्या पता है कि अगर 100 रुपए की चीज है 125 में बेचेंगे तब हमें लाभ होगा कितने का 25 का। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट, यानी कि 25 से 25 पंजे 125 25 चौकू 100। दूसरी कंडीशन में अगर 100 रुपए की चीज है 80 में बेचेंगे तो हानि होगी कितने की, सॉरी 90 में 10 की हानि होगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सीपी, ये एसपी और ये हमारे पास लॉस हो गया, यानी कि ये 10 ये 9 ये 1 हो गया। अब हमें जो जो चाहिए हमें उस पर काम करना है। सबसे पहले तो 5 का मान, यानी कि इसका मान हमें 1260 दिया गया है, हमें यहाँ पर 1 का भी मान निकालना, हमें यहाँ पर 4 का भी मान निकालना है, यानी कि 1260/5 गुणे में 1, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर 1260/5 गुणे में 4 कर दिया, ये हो गया सीपी, पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन में इसके लिए हमें दिया गया था 9 बराबर में 1440, तो इसे कर ले क्या, 18 नहीं में नहीं 16 नहीं में 144 होगा ना, तो 160 गुना हो रहा था, इसका 160 गुना 160 हो गया, इसका 160 गुना 1600 हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन इसमें भी कर ही लेते हैं साथ साथ, कि ना करें, या फिर ऐसा करो 5 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा, यानी कि प्रॉफिट देखेंगे तो 0, हाँ यहीं पर लिख लेते हैं प्रॉफिट 0 2 छक्के 12 हो गया और 12 दूनी 24 1 25 हो गया, बटे में क्या था 10, ये कैंसिल आउट 252, इधर क्या 4 दूनी 8 0 8 छंग 48 हासिल लगा 4 हो गया और 12 अट्ठे 96 और 4 100 हो गया, बटे में 10 था, यानी कि 1008, ये सीपी आ गया इसका। तो अगर हम टोटल देखें हमारे पास 160 लॉस था, 252 माइनस का 160, क्योंकि ये प्रॉफिट फर्स्ट कंडीशन में, ये लॉस ये सेकंड कंडीशन में, तो कुल मिलाकर 15 से 6 गया तो 9 हो गया, इतना हुआ हमारे पास प्रॉफिट। टोटल सीपी अगर देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में जो सीपी था वो 1008, सेकंड कंडीशन में जो था वो 1600 था, यानी कि 8 0 6 और 2, यानी कि 2608 इंटू में क्या हो गया
100 हो गया। तो सबसे पहले तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया। अब करते हैं कुछ और, 3 2 5 यानी कि 4 से अभी कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 तियां 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब देखो दो ही ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले देखो हमें यूनिट डिजिट 5 चाहिए, तो 5, 3 तिरका 9 6 15 मिल रहा है, 3 तिरका 9 6 15, यानी कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखो, लॉस तो हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा था, 163 इसी के नीचे था, आंसर आ गया हमारे पास। इसके अलावा नहीं तो कैलकुलेशन करो पूरे, 23 पंजे 115, यहाँ से लगा 11, 23 दूनी 46 और 11 57 बटे में 163 हो गया। तो 16 3 48, तीन ही भाग भाग जा रहा था, यानी कि इसको 3 से 86 बटे में 163 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय इतनी है, उसका व्यय इतना है, अगले वर्ष उसकी आय में 24% की वृद्धि होती है, लेकिन उसके व्यय में 10% की कमी हो जाती है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। देखो इस सवालों को डायरेक्ट करने का तरीका होता है, इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग लिखो। ये 16,500 था, व्यय उसका 12,000 था, यानी कि रेशियो बना लो, ये 0 से 0 चला गया। इधर हमने किया तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 को 20, यानी कि 11 और ये 8 हो गया, यानी कि 11 अगर इनकम है, 8 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3 रुपया सेविंग। अब जैसा बोला जाए वैसा लिख दो, 24% की वृद्धि तो प्लस का 24%, 10% की कमी तो एक्सपेंडिचर नीचे 10% की कमी, इसका पूछा गया, इसका गुणा किया तो 264 हो गया, इसका गुणा माइनस का 80, इसका गुणा 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम के बराबर, इधर आ जाएगा तो 0 4 हो जाएगा, 8 6 14, यहाँ से लगाए 344 बटे में 3, यही x का मान। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 1 बचा, 3 चौको 12, ये x का 114 समथिंग आंसर, यानी कि 115 राउंड ऑफ करके। अगला सवाल, रमेश ने 200 प्रत्येक की दर से 130 पुस्तकें खरीदी और उनमें से आधी को 300 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेच दिया। उनमें से प्रत्येक का 5वां हिस्सा 1/5 350 प्रत्येक की दर से और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। तो देखो इसको हमें परसेंटेज पूछा गया, तो हम इसकी जगह अपनी तरफ से 10 पुस्तकें ले लेते हैं, ठीक है, आधी पुस्तकें यानी कि 1/2 करेंगे तो 5 हो गया। फिर कह रहा था जो है उनका टोटल का 1/5 भाग, यानी कि 1/5 करेंगे 2, बची कितनी 3। अब देखो 200 रुपए की चीज थी, उसने कहा आधी 300 में बेच दिया, यानी कि आधी जो बेची है वो कितने प्रॉफिट पे, 100 पे, यानी कि एक पुस्तक पे 100 रुपए का प्रॉफिट, तो 5 पुस्तकों पर 500 का प्रॉफिट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा था, जो कह रहा था 5वां हिस्सा वो 350 की, यानी कि 200 की चीज 350 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट लेंगे, 150 का, यानी कि इस पर 150 का प्रॉफिट एक पुस्तक पर, तो 2 पुस्तकों पर 300 का प्रॉफिट। शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी कि इस पर कोई प्रॉफिट नहीं है, तो कुल मिलाकर हमें 800 का प्रॉफिट हुआ है। और टोटल कितने पे भाई, 10 रुपए की पुस्तक थी, 201 का प्राइस था, यानी कि टोटल 2000 रुपए की ये सीपी बना जाकर, तो इसी पर 800 का फायदा हुआ। तो ये कैंसिल आउट, इधर गया 2 चौको 8, 40% आंसर। अगला सवाल, सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे और खरीद के लिए इतनी राशि का भुगतान किया। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन पिछले कथन में दी गई जानकारी के साथ असंगत है, जिसके कारण दोनों फलों की कोई संभावित कीमत नहीं है। तो 7 4 11, 11 4 15। सबसे पहले देखो 3 से इसमें और इसमें भाग कर देते, 5 एप्पल हो गया, 3 चौको 12 ऑरेंज हो गए, और इक्वल टू में हो गया 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 नेम 27। अब एक चीज देखना, यहां पर ये 35 28, यानी कि इसका 7 गुना किया तो 35 है, और इधर करेंगे तो 28 ऑरेंज हो गए। अब इसमें भी 7 का गुणा होना चाहिए था, 7 नेम 63, हासिल लगा 6, और 14 सत्ते 98, 98 6, 8 से 14 होता ना, कहीं गलत कर दिया क्या, सही है। तो 1043 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1029, तो इसलिए ये गलत हो गया। बाकी जो चीजें नहीं मिल रही वो मत देखो, जो मिल रहा है सही से कर पा रहे हो उसको देखो, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति पहले एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि करता है और फिर वह 18% की छूट की घोषणा करता है। वास्तविक कीमत पर वास्तविक छूट बताना। देखो कोई चीज होती, जैसे हम कह देते 20% की वृद्धि हुई तो 120, फिर 20% की कमी हुई तो कितना हो जाता है, यानी कि 12 8 96। तो इसी से तो कंपेयर करके 4%, या तो आप 20 प्लस माइनस का 20 माइनस 20 गुणे में 20 बटे में 100 फार्मूला। वही चीज यहाँ पर होती, सीपी से कुछ बढ़ाओगे तो एमपी, एमपी पर डिस्काउंट दोगे तो एसपी, इसी से तो कंपेयर करना है।
तो ये चीज हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। वृद्धि करा 8%, डिस्काउंट माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 गुणे में 18 बटे में 100, यानी कि माइनस का 10, 18 अट्ठे 144, 1.44, यानी कि इधर कर देंगे 11.44% की क्या होगी छूट, यानी कि कमी होगी। अगला सवाल, एक दुकानदार 3 किलो के बाट में 100 ग्राम की खराबी है, उसने उसी खराब बाट का इस्तेमाल करके चारों को 46 रुपए में 3 किलो आलू बेचे। विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य 12 रुपए प्रति किलो था, तो आलू पर उसे कितना लाभ हुआ। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि 3 किलो बाट 3000 ग्राम पर उसके 100 ग्राम की खराबी है, यही तो कह रहा था, यानी कि रेशियो बनाएंगे तो 1/30 का चल रहा है, या तो 3 किलो ही तो खरीदे थे ना, तो 3 किलो का 3,000 रहने दो, यानी कि 3,000 ग्राम अगर कोई चीज बेचता तो वो 100 ग्राम का घपला कर ले रहा है, यानी कि 100 ग्राम का फायदा ले रहा है, यानी कि 1,000 ग्राम का जो रुपए था उसके हिसाब से सीपी 12 था, तो 100 ग्राम पर कितना उसे प्रॉफिट हो रहा, 1.2 का प्रॉफिट, तो इसे जनरली ऐसे ही हो रहा है। इसके अलावा अगर 3 किलोग्राम चीज देखे तो 36 की है और उसने बेचा 46 का, उसे कितना है 10 का फायदा यहां से लिया, टोटल मिलाकर उसे 11.2 का ये टोटल प्रॉफिट आ गया उसका। बात समझ में आई, और यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, वर्ष 2021 में रमेश की आय इतनी थी और उसका मासिक खर्च इतना था। वर्ष 2022 में 15% की वृद्धि, व्यय में इतने की वृद्धि, उसकी बचत में % वृद्धि। इस टाइप का सवाल कर चुके थे। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इधर सेविंग हो गई, यानी कि आय की बात करेंगे तो 18,600 और खर्च हो गया 12,400। रेशियो बनाएंगे इसका तो 2 ने में 18, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 हो गया, और कटेगा क्या, अब कटने वाला तो नहीं है। तो यहाँ से देखो कितनी इनकम है, इतना एक्सपेंडिचर, तो सेविंग 3 से 2 गया 1, 9 से 6 गया 3, इतना हो। अब वो कह रहा 15% की आय में वृद्धि और 8% की वृद्धि हो रही, तो प्लस का ही रहेगा। इसका पूछा गया तो 15 तिया 45, 15 ने में 135 और 4 139, 8 दूनी 16 हो गया, 8 छंग 48, 1 49 हो गया। हाँ ठीक है, तो ये 31x, इन दोनों को जोड़ेंगे इनकम के बराबर, तो 15 से 6 गया तो 9 हो गया, 18 से 9 गया तो 9 हो गया, और 12 से 4 गया 8 बटे में 31, ये x का मान। अब 31 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन का सारा लेते हैं, 2 बार करेंगे तो जाएगा, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये 62, 9 से 2 गया 7, 2 बचा, उतारिए 9 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, अच्छा पूरा ही पूरा चला गया ये तो, हाँ ठीक है 279, तो ये तो डायरेक्ट आ जाता। अगला सवाल करें, चलो फिर। तो यहाँ तक हमारे CGL के कंप्लीट होते हैं। अब CHSL के करेंगे। देखो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको ले ले। अब ऐसा नहीं थोड़ा आसान हो, आसान भी हो, थोड़ा टेक्निक हो तो उनको छोड़, सभी लिए अपनी तरफ से। फिर भी लगता है अगर कुछ रह गया है तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं, ठीक है, उसको बाद में ऐड करके आपको करवा दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, और वैसे भी डाउट आप इस पर पूछ सकते हो, कोशिश किया करो टेलीग्राम पे भेजा करो, ठीक है। चलो अब CHSL के क्वेश्चन करते हैं। 2 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उनमें से क्रमशः इतने इतने % पास हुए, उत्तीर्ण परसेंटेज की औसत दर क्या है। तो सबसे पहले 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 3 के लिए 84% और 2 के लिए 52%। अब देखो जो कुछ भी एवरेज रहा होगा वो 84-52 के बीच में ही हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 70 मान लेते हैं, तो ये एवरेज से कितना 14 ज्यादा हो गया, ये एवरेज से 10 से 2 गया तो 8 हो गया, और 6 से 5 गया कि इतना कम हो गया, 14 तिया 42 यानी कि 42 ज्यादा हो गया, 18 दूनी 36 यानी कि 36 कम, तो कुल मिलाकर प्लस का 6 आ गया, यानी कि जो एवरेज हमने माना है उसमें टोटल 6 ज्यादा होगा। एक लोगों में कितना ज्यादा होगा, 5 से भाग कर देते, यानी कि 70 प्लस का 5 एकम 5 बचा 1, 1 बटे में 5, यानी कि 70 1 71 से 1 बटे में 5%। अगला सवाल, एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं और सही उत्तरों के कुल स्कोर से गलत उत्तर या अन्य प्रयास किए गए प्रश्न के लिए 1 अंक काटा जाता है। यदि एक उम्मीदवार ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो सबसे पहले देखो 160 अगर उसके सही होते तो टोटल स्कोर उसका कितना बनता, 640। अगर उसके 160 ये टोटल गलत हो जाते तो ये इतना स्कोर क्या आ जाता, माइनस का 160 आ जाता, क्योंकि एक के क्या हो रहे थे मार्क्स डिडक्टेड किए जा रहे, तो हम 160 के 160 गलत कर दे रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर उसने 400 अंक दोनों मिलाकर, यानी कि एलिगेशन लगा देते 0 4 तो, और इनका इनका देखो, इससे इसको घटाएगा, अब इससे इसको घटाएंगे तो ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब है 640 से 400 घटाया, फिर अब दूसरी कंडीशन पे 400 माइनस का 160 इस तरीके से लिखेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 6 4 1 5 हो गया, यानी कि ये 0 8 3 24 8 7 56, तो 7 3 10 10 बराबर में 160 हो गया। कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो सही वाले हमने इस साइड लिखे, तो 7 बराबर निकालेंगे, 16 7 112 आंसर। अगला सवाल, सुरेश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। वह पाता है कि सोमवार को रविवार की बिक्री की तुलना में बिक्री में 10% की कमी आई थी। सोमवार की बिक्री की तुलना में मंगलवार को बिक्री में 10% की वृद्धि हुई। यदि मंगलवार को बिक्री इतनी थी तो रविवार को कितनी थी। सबसे पहले तो मंडे और फिर संडे की बात करते हैं, और इसी तरीके से मंडे और ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्यूसडे और संडे का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसी चीज को अगर लिखें तो कह रहा था सोमवार को रविवार की बिक्री की तुलना में बिक्री में 10% की कमी आई रविवार की तुलना में, यानी कि रविवार को 100 तो मंडे को 90 हो गया। अब सोमवार की तुलना में मंगलवार को 10% की वृद्धि हुई, यानी कि सोमवार को अगर 100 था तो 10% की वृद्धि 110, ये इसका रेशियो, ये इसका रेशियो, ये बचा क्या, ट्यूसडे अपॉन में संडे बचा है, यानी कि 2 जीरो यहाँ से चले गए, तो 99 अपॉन में 100 हो गया, ये ट्यूसडे अपॉन में संडे हो गया। अब यहाँ पर सिंपल है, क्या सिंपल है, इसका मान दिया गया था 1485, आपसे 100 का मान पूछा गया था, यानी कि 1485 अपॉन में 99 इंटू में 100 हो गया, 11 ने में 99, 11 कम 11 3 बचा, 11 3 33, 11 पन्ना 55 हो गया, 15 ने में 135 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1500। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये इसका रॉन्ग होगा। अगला सवाल, एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला लेता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है और जब उसके पास 1024 अंडे बचते हैं तो निम्न में से बी का मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले एक चीज देखो, 20% और मिला लेता है, यानी कि 20% को हम एक्स और वाई में डिनोट करते हैं, यानी कि एक्स से बढ़कर वाई हो गया। तो कह रहा था राजेश के पास 500 अंडे हैं, वह दिन के अंत तक 20% बेच लेता, बचेगा कितना, 80%। अगले दिन वो एक्स थे और वाई बढ़ा लिया, एक्स से वाई 20% बढ़ गया, 20% को हमने वाई अपॉन एक्स किया है। फिर कह रहा था फिर 20% बेच दिया, यानी कि यहाँ पर 80 बचे। फिर वो क्या करता है कि इसमें देखो, ये तो एक पहले दिन हो गया, दूसरे दिन का ये हो गया, तीसरे दिन फिर से वो बढ़ा लेगा एक्स से वाई और फिर से वो बेच देगा, यानी कि ये तीसरा दिन अंत हो गया। समझ में आई बात। और इसका मान हमें दिया गया था 1024 दिया गया था। अब कैलकुलेशन, ये 0 2 चले गए, कलर चेंज कर लेते, ठीक है, 1 2 और 3, 2 और 1 3 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1024 अपॉन में 8 इंटू में 8 इंटू में 4 हो गया। तो इधर 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना हमारे पास 2, सही कर रहा हूँ ना, 8 एकम 8 हो गया, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 2 64 हो गया, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि वाई अपॉन में एक्स अगर रूट में ले लेंगे तो इधर भी 4 हो जाएगा, इसको स्क्वायर वाई अपॉन एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बटे में 1, 1 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, बटे में 1 गुणे में 100, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 100%। यही हमारा किसका मान हो गया, बी का मान हो गया। अगला सवाल करते हैं भाई। एक व्यक्ति 10 कुर्सियां खरीदना चाहता है, 10 कुर्सियों का कुल मूल्य इतना है। सौदेबाजी के बाद दुकानदार प्रत्येक कुर्सी के मूल्य में 20% की कमी करने के लिए सहमत होता है, जिसके बाद व्यक्ति ने 10% कुर्सियां अधिक खरीदी, उसके द्वारा खरीदी की कुर्सियों का मूल्य क्या है। तो देखो, अगर हम एक का देख ले कि प्राइस कितना होगा, इतना होगा। अब ये टोटल सी भी बन गया, उसने क्या मतलब जो सेलिंग प्राइस था उसका कुछ भी 20% की कमी, तो ये कितना बचा 80%, यानी कि एक कुर्सी जो वो खरीदेगा वो इतने की पड़ेगी। उसने 10 खरीदनी थी लेकिन उसने का पैसा कम हो गया तो 10% एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, तो 110 बटे में 100, यानी कि 10 पे इतना और बढ़ गया। तो ये टोटल कुर्सियां, एक कुर्सी का प्राइस इतना था, इतनी खरीदनी थी, दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल हमें पता लग जाएगा। तो 2 0
3 जीरो, 4 जीरो हो गया, 5 जीरो, 2 2 4 1 5, यानी कि 8 का गुणा 45 में करेंगे तो 8 पन्ना 40, 8 चौक 32 और 4 36, गुणे में 11, यानी कि 0 6 9 3 आंसर। अगला सवाल, एक भिन्न 3/5 में से 2/5 से घटाया जाता है, परिणामी भिन्न को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल भिन्न के मान में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब वो सिंपल भाई, 3/5 से 2/5 घटाया तो कितना है 1/5, इसमें 20% बढ़ा दिया तो ये हो गया। करा मूल भिन्न 3/5 और इनका रेशियो बना लेते हैं 1/5 गुणे में 120/100 से, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 चौकू 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 5 रेशियो में 2 आ जाएगा। तो कितने की कमी हुई, 3 का, किसमें 5 में, गुणे में 100, यानी कि 60% की क्या होगी, कमी होगी। अगला सवाल, अरे पिछले साल गीता की मासिक तनख्वाह 12,000 इतने रुपए और सीता की मासिक तनख्वाह इतने रुपए थी। इस साल गीता का मासिक वेतन इतने रुपए है जबकि सीता का मासिक वेतन इतना। यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि को x, पिछले वर्ष के उसके मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि 22% से दर्शाया जाता है, तो इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले गीता और फिर कौन था, सीता, 12,000 और इधर कितना था, 10,000 था। यहाँ पर हो गया 14400, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो 24 का इंक्रीमेंट हुआ किस पर, 120 पर, गुणे में 100, 24 पंजे 120, यानी कि 20%। ये मान किसका आ गया, बाय एक्स किसको करता था, सीता का, यानी कि ये एक्स का मान। यहाँ पर करेंगे ये 12,500, यानी कैंसिल आउट, इधर कितना बढ़ गया, ये 25% इंक्रीमेंट हो गया, ये वाई हो गया। तो ठीक है भाई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बड़ा छोटा, अच्छा यहाँ पर ये सीता का था, ये वाई होगा, एक सेकंड माफ कीजिएगा, ये वाई, ये एक्स का मान होगा भाई, माँ को माइनस आ जाएगा, ये वाई ये एक्स, यानी कि 25 माइनस का 20 बटे में वाई, यानी कि 20 गुणे में 100, तो 20 पंजे 100, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे इस पर। अगला सवाल, रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले 22 बचत करता था और वृद्धि के बाद वह x बचत करता है तो इसका मान हमें बताना है। कुल मिलाकर हमें बचत में कितनी वृद्धि हुई वही हमें बताना है। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर बात करें तो ये 72 खर्च कर रहा था, अगर इनकम 100 है तो 72% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 28 बचा, यानी कि ये 25 हो गया, 18 चौक 72, 7 4 सत्ते 28 हो गया। आय में 25% यानी 12% की वृद्धि, तो 12% डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट करने का तरीका है। खर्च में 5% की वृद्धि हो गई और यहाँ पर कह रहा था कि हमें ये बताना था, इस एक्स ना लो, इसको पी ले लो। अब देखो यहाँ पर हमें सिंपल सा क्या करना होता है, इनका गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा किया, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, प्लस में 7 पी हो गया, इधर आ जाएगा 0, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 210 बटे में 7, तो पी बराबर कितना आ गया, 30%। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट इसलिए निकल कर आ गया कि जो कुछ भी था, यानी कि यहाँ पर ये जो पहले था वो वाई था, बाद में ये एक्स हो गया, यानी कि इसी में जो कुछ भी हुआ वही हमें देखना था, एक्स का मान निकाल कर उससे कंपेयर करते या फिर डायरेक्ट वृद्धि निकाल लो, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अगला सवाल करते हैं भाई, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है और शेष का 25% घरेलू सामान पर, शेष का 25% आयकर के रूप में और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च किया जाता है, तो उसके पास इतने शेष बचते हैं, उसका कुल वेतन बताना है। यानी कि ये तो सिंपल है कि कुल वेतन ये था, 15% उसने किराए पर, यानी कि 85% बचा, ठीक है। फिर शेष का जो बचा 25% यानी कि 75% बचा, फिर शेष का 25% यानी कि 75% बचा, फिर 15% यानी कि 85% बचा और इसका मान हमें दिया गया था 10404 दिया गया था। अब हमें करना है क्या, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100 हो गया, 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100 हो गया, 3 तिरका 9, 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया, फिर 17 पन्ना 85, 17 सत्ते 119 ज्यादा, 17 छक्का 102, 17 अट्ठे 136, फिर 17 पन्ना 85, 17 चौकू 68 हो गया, इधर 25 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि x बराबर में
4 की पावर में 4 घोड़े में कितना हो गया 100, तो 16 सोलियम 256 और डबल जीरो आंसर। कैलकुलेशन थी। अगला सवाल, एक आदमी अपनी मासिक आय का इतना भोजन पर और शेष का इतना भाग परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च करता है लेकिन प्रतिमाह इतना बचाता है जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का 20% के बराबर है। उसकी मासिक आय, देखो उसका ये था 35% खर्च कर दिया तो 65% बचा। फिर 4/13 यानी कि उसके पास 13 राशि थी, 4 खर्च कर दी तो बची कितनी 9, 9/13 यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 9/13। अब जो उसकी सेविंग है भाई, खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। क्या बराबर है? उसकी जो भी सेविंग थी। तो इधर 9 सत्ते 63 हो गया, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 100 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 इधर थे तो x बराबर में 7 2 2 2 2 आंसर। ठीक है, बस बेसिक था। अगला सवाल करते हैं। प्रणब ने अपनी पत्नी को 30% धन दिया और शेष का 86% अपने 2 बच्चों को दिया। शेष राशि का आधा हिस्सा अन्य चीजों पर खर्च किया गया था और शेष 98,000 रुपए की राशि बैंक में जमा की गई। प्रारंभ में उसके पास कितना पैसा था? तो सबसे पहले उसके पास इतना रुपया था, 30% धन दे दिया यानी कि 70% बचा। फिर जो बचा है उसका 86% दे दिया तो 14% बचा। फिर इसका आधा हिस्सा यानी कि 1/2 भाग खर्च कर दिया, तो 2 से 1 भाग खर्च कर दिया, फिर बचा कितना? आधा ही भाग बचा, यानी कि इसका आधा भाग बचा था। तो ये इसके बराबर हो गया 98 और 000 के। तो x का मान हमें बताना था। तो इधर देखो 14 सत्ते 98, 14 से 14 कैंसिल आउट, यानी कि 2 के साथ जीरो लगे होंगे दुनिया भर के। बस खत्म हो गया सवाल। तो 2 2 3 यानी कि 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों में से 42% मत प्राप्त किए और इतने मतों से चुनाव हार गया। यदि इतने मतों को अवैध घोषित किया गया था और 30% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो मतदाताओं में से लगभग कितने लोगों ने अपना वोट नहीं डाला? तो देखो, जितने टोटल वैलिड वोट थे हमने 100 मान लिया, उसमें से एक को 42 मिले तो दूसरे को 58, और इतने मतों से चुनाव हार गया। हमारे हिसाब से हारा जीती 16, 16 बराबर में 2 5 4 5 8 00, तो 100 बराबर निकाल लेते हैं भाई। ये टोटल जो वैलिड वोट थे यानी कि कास्ट किए गए वो वोट आ जाएंगे। तो 16 एकम 16 हो गया, 9 बचा, 16 छक्का 96 ज्यादा हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो गया, 80 के बाद बचा कितना 14, 145, 16 ने में 144 हो गया, एक बच गया। फिर 16 एकम 16, 2 बच गया, फिर 16 एकम 16, फिर 4 बच गया। ठीक है, फिर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 आ जाएगा और एक जीरो बचा हुआ था। अब ये टोटल वो वोट आ गए जो वैलिड थे यानी कि कास्ट किए गए। समझ गए ना? 16 का भाग किया, इसका गुणा कर दिया तो डायरेक्ट ये निकल कर आ जाएगा। अब देखो, इतने अवैध घोषित कर दिए गए थे, यानी कि अगर इनको भी जोड़ लें 3 6 5 5 0 तो 0 5 5 2 7 5 1 6 6 1 7 9 3 12, हाथ से लगा 1 6, यानी कि ये टोटल वोट आ गए जो कास्ट किए गए थे। अवैध हो गए थे वो भी हमने जोड़ लिए, जो दोनों के पक्ष में पड़े थे वो भी जोड़ लिए। अब अगर देखो तो 100 में से 30% लोगों ने वोट नहीं डाला और 70% वोट डाला गया, तो 70 का मान 1627675 कह रहा था कि तो मतदान में से लगभग कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था। तो 30% लोगों ने नहीं डाला था, इसका हमें मान निकालना था। तो इधर करेंगे, सबसे पहले 3 का गुणा करके लिखते हैं, बाद में 7 से भाग कर लेंगे। ये हटा दो, 0 से 0, तो इधर 0 हो गया, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 1 22 हो गया, 3 छक्का 18, 2 20 हो गया, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, और 16 3 48, बटे में हो गया हमारे पास 7 हो गया। तो इधर भाग करेंगे तो 7 छक्का 42 हो गया, बचा हमारे पास 6, 7 नेम 63 हो गया, 7 नेम 63, तो 69 लगभग 7 के आसपास आंसर आ जाएगा। 7 नेम 63 किया तो बचा कितना 5, फिर 49 7 बार चला जाएगा, फिर 49 4 बचा, 7 पंजे 35 हो गया। तो इसी तरीके से लगभग चलेगा, तो 7 मिलियन के आसपास थे, क्योंकि उसने मिलियन में आंसर पूछा था, तो वही आंसर आ जाएगा, पूरे करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल करें, चलो फिर। 2 दलों के बीच एक राज्य चुनाव में 83% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिसमें से 4% मतों को अवैध घोषित किया गया। पार्टी ए को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 83% थे। उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें है कैलकुलेशन। अब देखो, कैलकुलेशन तो है, तो सबसे पहले इसका गुणा कर लो भाई। 83 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 त्रिका 9
और इधर 3 दूनी 6, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 तियां 24 और 4 28। भाई इसका गुणा किया 3 त्रिका 9, 8 तियां 24, 8 तियां 24 दूनी 48 का 8, हासिल लगा 4, 8 टू 64 हो गया। अरे 64 और 4 68 होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब इसके अलावा 100 इंटू में 6 8 8 9 हो गया और बराबर में 1 5 6 6 1 1 1 2 3 4 5 6 अपॉन में क्या हो गया 96। यहाँ पर जितना कट पाता है उतना हम काट लेते हैं। सबसे पहले तो 4 से ही काट लें, 8 से भी कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 8 एकम 8 7 बचा, 8 ने 72 हो गया तो 4 बचा, 8 पन्ना 40, 6 बच गया, 8 सत्ते 56, 5 बच गया, 8 छंग 48, 3 बच गया, 8 तियां 24, 8 सत्ते 56, 8 पन्ना 40, 1 2 3 हो गया। 2 से अभी और कट जाएगा, 4 से ही कट जाएगा। 4 तियां 12 हो गया। इधर करेंगे तो 4 चौकू 16 बचा, कितना 3 बचा, 4 चौकू 16, 3 4 अट्ठे 32, फिर से 3 4 नेम 36, 1 बचा, 4 चौकू 16 जीरो, 4 नेम 36, 1 बचा, 4 दिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 जीरो। अब हमें 100 बराबर निकालना था, 3 का गुणा कर लेते हैं। ऊपर बचा 4 8 9 4 0 9 3 7 5 0, 3 का गुणा करेंगे, 3 नेम 27, हासिल लगा 2 हो गया, और 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 अट्ठे 24 2 26 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हो गया, 3 चक 18 और 2 20 हो गया। अब इसी से हमें 20667 से 4894093750 में भाग करना है। ऑप्शन का सहारा लेते हुए चलना है। सबसे पहले देखो 2 बार भाग जा रहा सब में, तो 2 से ही हम करते हैं। तो 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12 1 13 हो गया, 2 छक्के 12 1 13 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। तो 10 से 4 गया 6, 3 से 3 गया तो 0 हो गया, 9 से 3 गया तो 6 हो गया, 8 से 1 गया तो 7 हो गया, उतारा लिया 9 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 5 लिखा है। अब 5 करोगे 5 दूनी 10, 7 से बड़ा आ जा रहा है, इसको तो हटा दो। 3 बार लिखा है तो 3 का गुणा करो, 3 सत्ते 21 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 3 चक 18 और 2 20 हो गया, 3 चक 18 2 20, 3 दूनी 6 हो गया, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 6 बच गया 0, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, 7 से 6 गया 1 हो गया, यानी कि 14 0 68, उतारा लिया 3 का। तो 14 0 68, 3 में हमें 20667 से भाग करना। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा 6, 6 दूनी 12, देखो 14 से छोटा आ रहा है तो हम इसमें भाग करके फटाफट देखते हैं। 6 से 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4 हो गया, 6 रंग 36 और 4 40 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 6 रंग 36 और 4 40 हो गया, 6 दूनी 12, भाग चला गया, आंसर लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन थी लेकिन आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज करके कर लिया। टाइम टेकिंग होगा लेकिन करना पड़ेगा, आपके अंदर गट्स होने चाहिए, क्योंकि वो पूर्णांक भाग तक कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपको पूरी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगला सवाल, गांव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवार में से किसी एक को वोट देने का विकल्प होता है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को खारिज करने के लिए इनमें से कोई नहीं का विकल्प यानी कि नोटा का विकल्प भी होता है, जिसमें वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो दे सकते हैं नोटा में। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिले होंगे और विजेता को दूसरे रनरअप के 2 गुने वोट मिले होंगे। पहले रनरअप को नोटा के 900 ज्यादा वोट मिले, पहले रनरअप को नोटा के, यानी कि यार नोटा से कर लो, नोटा से 900 ज्यादा वोट मिलते हैं और वह दूसरे रनरअप को 150 वोटों से हरा देता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी है। सबसे पहले तो इसमें A प्लस B प्लस का C इधर कर लो नोटा, ठीक है। इसको 1 वोट मिले, इसको 6 वोट मिले होंगे, तो टोटल 7, 7 का मल्टीपल ऑप्शन में मिल सकता है। दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा था 6 गुना वाली तो कंडीशन खत्म हो गई। अब ये कह रहा है तीनों उम्मीदवारों को इतना दूसरे रनरअप, यानी कि ये फर्स्ट रनरअप है और ये सेकंड रनरअप है और ये हमारे पास विजेता है, ठीक है। सेकंड रनरअप को 900 ज्यादा वोट मिले नोटा के, यानी कि इसको x मिला तो इसको x प्लस का 900, और दूसरे रनरअप को 150 वोटों से हरा दिया, यानी कि इसको 150 कम मिले होंगे, यही सेकंड है, तो ये x प्लस का ये, यानी कि ये इससे 150 कम है। अब ये इसको 2 गुना मिलते थे सेकंड रनरअप का, इसका अगर 2 गुना लिख दें तो 2x प्लस का कितना हो गया 1500 हो गया। तो अगर हम इन तीनों को अगर जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1500 प्लस में x प्लस का 900 प्लस में x प्लस में 750। और अगर हम ये चीज नोटा की लिखे तो नोटा के कितना x, इन दोनों का रेशियो में कितना दिया था 6/1, इसका हमें सोल्यूशन करना था। तो 2 3 4x हो गया, इधर करेंगे 9 5 14 हो गया, 14 और 7 31, 14 7 21, यानी कि 24 31 31 50 हो जाएगा ना, हाँ 31 50, और इधर हो जाएगा 6x,
यानी कि 2x बराबर 3150 हो गया। x बराबर में 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 हो गया। अब हमें टोटल निकालना किसका था, 7x का, यानी कि 7x का मान 7 कोड़े में 15 75, तो 7 पंजे 35 हो गया, 49 और 3 52 हो गया, 15 सत्ते 105 और 5 110। अगला सवाल, एक खुदरा विक्रेता 5,000 में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर 20% लाभ अर्जित करना चाहता है तो क्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो आसान है भाई, हमने 100 मान लिया, ये हमने 5,000 का टोटल खरीदा, तो एक का अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब इसमें से 5% खराब हो गया तो बचा कितना 95। इसका अगर सीपी देखते तो इतना हो गया, इस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 2 जीरो चले गए, 12 पंजे 60 हो गया, जीरो 6 पंजे 30, 6 9 54। अगला सवाल, एक कंपनी किसी खास उत्पाद पर 25% छूट दे रही है। अनुराग एक स्टोर पर गया, यह ऐसा सौदा ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे कम से कम 390 की बचत हो सके। अगर प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 है तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 340 वस्तु, 25% की छूट, तो इधर हो गया जीरो से जीरो, 25 चौकू 100, 25 तिया 75, 85 की छूट मिल रही है एक वस्तु पर, उसे 390 की छूट चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/85 गुणे में 390 हो गया। तो सबसे पहले तो 5 से ही काट लेते हैं, ये 17 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 हो गया। तो यहाँ पर 17 पना 85 ज़्यादा, 17 चौको 68 हो गया, यानी कि 4 वस्तुएं तो उसे खरीदनी पड़ेंगी कम से कम, और फिर भी कम ही रह जाए क्योंकि 4 बार गया, आगे भाग और जाएगा यानी कि कुछ और आएगा, यानी कि कम से कम उसे 5 वस्तुएं खरीदने पर लगभग 390 के बराबर हम पहुंचेंगे, क्योंकि 4 वस्तुओं पे तो 390 से कम रह जाएगा, तो उससे ज़्यादा ही खरीदना पड़ेगा तभी उसके पास पहुंचेंगे। ठीक है, को 1600 अंकित मूल्य वाली एक घड़ी के लिए 2 ऑफर दिए जाते हैं, या तो वह 20% की 2 क्रमिक छूट ले ले, या एक के बाद एक 30 और 10% की 2 छूट ले सकता है। यदि स्वरूप उनमें से बेहतर योजना का चुनाव करता है तो वह कितनी अधिक बचत कर सकता है। देखो, फार्मूला एकल छूट का पता है, ए प्लस बी ए बी अपॉन में 100 होता है माइनस का, तो 20 प्लस का 20 माइनस का 20 गुणे में 20 बटे में 100, ये कितना हो गया 36% हो गया। अगर हम यहाँ पर दूसरे में देखें 30 प्लस का 10 माइनस का 30 गुणे में 10 बटे में 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 30 10 40 से 3 गया 37, यानी कि यहां से देखें तो वो 1% की और बचत कर सकता है। यानी कि 1600 पर 1% निकालें तो ये कितना आ जाएगा 16। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था कमलेश अपने ग्राहकों को एक वस्तु की बिक्री पर निम्नलिखित 2 छूट योजनाएं प्रदान करता है। 2 क्रमिक छूटें 20 और 10 की 2 क्रमिक छूटें। इन 2 छूट योजनाओं के तहत वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है यदि इसका अंकित मूल्य इतना है। तो आसान है भाई, देखो यहाँ पर करोगे 25 प्लस का 5 एकल छूट निकाल रहे हैं, 5 बटे में 100, इधर हो गया 20 प्लस का 10 और माइनस का 20 गुणे में 10 बटे में 100, जैसा पिछला था सवाल वही सवाल है बिल्कुल। तो ये 30 माइनस का 125 यानी कि 1.25, तो 30 से 2 गया 28.75, इधर करेंगे 2 जीरो चला गया, 20 10 30, 30 से 2 चला जाएगा तो 28 यानी कि 0.75, तो ये 1000 और अंतर हमने यही निकाल लिया 0.75, तो 2 जीरो तो चले गए, 1 जीरो पॉइंट इससे यानी कि 7.5। ये तो आसान है। अगला सवाल, एक विक्रेता 100 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% 20% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, 100 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है और इतने इतने की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, यानी कि 90 और 20% मतलब 80, इतने की वो उसने सीपी खरीदी। अब वो ये करा वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है, जो ये आया इसका 10% परिवहन का ऐड कर देंगे तो इतना उसका टोटल खर्चा हो गया। अब उसे 15% का लाभ कमाना है, यानी कि 115 बटे में 100,
इतने में हमें बेचना होगा, तब हमें प्रॉफिट हो पाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, एक ये चला गया, 2 जीरो इधर चले गए और 1 जीरो इधर चला गया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, या तो 2 ही रहने देते। तो इधर बचा कितना, 9 गुणे में 4 गुणे में 11 गुणे में 23 बटे में 100 बचा। तो गुणा कर लेते, 23 चौकू 92, 9 का गुणा किया, 9 दूनी 18, 9 ने 81, 1 82 गुणे में 11, 8 8 2 10, 8 2 10 1 11, 8 1 9 हो गया बटे में 11 सॉरी 100। तो ये कितना हो गया, 91.08 इतने में बेचना होगा। पूरी कैलकुलेशन की है इसकी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। अगला सवाल, रोहन को इतने के मूल्य वाले लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी यदि वह पहले 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट और अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, ताकि लैपटॉप के कुल मूल्य पर इतनी छूट की बराबरी की जा सके। तो सबसे पहले देखो, 28 12 कितना हो गया, 40, 8,000 इधर बचा, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो गया। 7 पर ये 12% का डिस्काउंट, इस पर 8% का डिस्काउंट और इसका हमें निकालना है, और ओवरऑल 9.5% डिस्काउंट। ये ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर एवरेज तरीके से हम बात कर रहे हैं। हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 12 सत्ते 84, 8 तिया 24, इधर x मान लो प्लस का 2x हो गया बटे में 7 3 10 2 12, 12 का मान 9.5 ये दिया गया। सक्सेसिव से भी सक्सेसिव डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, तो जो भी आसान लगे आप उससे कर लेना, डेविएशन भी आसान ही रहेगा। और जब गुणा भाग आसान हो तो आप डायरेक्ट किया करो, आप डेविएशन से जल्दी कर ले जाएंगे। तो 4 4 8 हो गया, 8 2 10 प्लस का 2x हो गया, 12 पंजे 60, 12 ने में 108 और 6 114 हो गया। तो 2x बराबर में 14 से 8 गया तो 6 हो गया, x बराबर में कितना हो गया, 3 हो गया। और ये क्या आया, परसेंटेज में आया है, ठीक है, ये परसेंटेज ही कोई बात चल रहा था। तो 8,000 पर 3% की छूट हमें देनी होगी, यानी कि 240। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद रमेश एक वस्तु को इतने में बेचता है और फिर भी 40% का लाभ कमाता है। यदि रमेश अंकित मूल्य पर 12% की छूट के साथ वस्तु बेचता तो दशमलव के 2 स्थानों तक उसका लाभ कितना होगा। सबसे पहले मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, 40% का लाभ, 18% की छूट यानी कि 82। डायरेक्ट कैसे लिख दिया ये रेशियो, देखो मार्क प्राइस पर अगर छूट देंगे तो 82 ये बन गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया। अगर हम सीपी पर उसका प्रॉफिट ऐड कर दें तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, तो ये इसके बराबर। अब इसका रेशियो बनाओगे जो हमने डायरेक्ट लिखा भाई, तो ये याद रखो, ये डायरेक्ट आ जाता है एमपी के नीचे, ये डायरेक्ट पहुंच जाता है सीपी के नीचे। अब वो यहाँ पर रेशियो बनाने की जरूरत है क्या, पड़ेगी। तो अब कह रहा रमेश अंकित मूल्य पर इतने की छूट के साथ वस्तु बेचता तो उसका लाभ कितना होता। अब 140 पर 12% की छूट देता, वो 12% का छूट मतलब इतने परसेंट की छूट देता, 12% मतलब 82 नहीं 88, तो कितना उसे प्रॉफिट होता भाई छूट देने के बाद। ये सेलिंग प्राइस बन गया, ये कॉस्ट प्राइस है। अब हमें इसी के रेशियो पर काम करना था, यानी कि जो हमें ये 34,440 दिया गया इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो ये कैंसिल आउट। 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 14 चौकू 56 हाथ से लगा 5, 14 चौकू 56 और 5 61 हो गया, इधर हो गया 410। ये 6 0 6 से 4 गया 2, यानी कि इतने का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ किस पर, 41 पर, गुणे में 100 परसेंटेज के लिए, यानी कि 20600 में 41 से भाग। तो सबसे पहले ऑप्शन में 5 सबसे बड़ा लिखा, लेकिन 5 बड़ा तो नहीं हो जाएगा, 5 एकम 5 नहीं बड़ा होगा, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, एक बचा उतारा ले 0 भाग जाएगा नहीं, यानी कि ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट। तीसरे नंबर पे जाएंगे भाई, पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0 ऐसे ही, और 50 दो बार चला जाएगा, और 50.2 समथिंग आंसर हो सकता है। पॉइंट इधर उधर हो गए थोड़े बहुत, 0 गया तो गया। अच्छा यहाँ पर 410 था ना, ये 410 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अगला सवाल करते हैं। दुकानदार ए एक वस्तु को मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और फिर 15% की छूट देता है। उसी वस्तु पर एक दूसरे दुकानदार बी द्वारा 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और 12% की छूट पर बेचा जाता है। परसेंटेज लाभ के मामले में किसे एक बेहतर डील मिलती है
और वह उस वस्तु को कितने % लाभ से बेचता है। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर 25% अधिक करते हैं, 15% की छूट। देखो ये वही सवाल है, कोई चीज़ 20% बढ़ाई गई, फिर 20% कम की गई, तो कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, शुरू वाले को लास्ट वाले से तो चेक करते हैं, यानी कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एमपी से कुछ बढ़ाया, सॉरी सीपी से, ये एमपी हुआ, इस पर कुछ डिस्काउंट दिया तो एसपी बना, इसी से तो कंपेयर करना होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते। 25 अधिक किया, माइनस छूट, मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस बटे में 100, यानी कि इधर तो हो गया 10, 25 पंजे 125 हो गया, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, यानी कि 3.75। तो 10 से 4 गया, 6.25 यहाँ पर आ गया। दूसरी कंडीशन में 20 अधिक 12 के छूट, 20 प्लस माइनस माइनस 12 बटे में 100। तो इधर करेंगे 12 दूनी 24, तो ये हो गया डिफरेंस 8 माइनस का 2.4, 8 से 3 गया 5.6 हो गया। अब वो किसका बेहतर रहा, ए का, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक दुकानदार वजन में चावल खरीदते समय 25% की बेईमानी करता है और बेचते समय इतने की बेईमानी करता है। यदि वह चावल को इतने लाभ पर बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ परसेंटेज बताइए। देखो इस टाइप के सवाल ऐसे किया करो, वो 25% की बेईमानी करता है, यानी कि 75% में खरीदी और बेचा इतने में, तो 125, 12.5% भाई अपने पास इतना खर्चा किया, इतने में बेच दिया। दूसरी कंडीशन में इतने लाभ पर, इसका मतलब होता है 1/8। तो 8 की चीज एक प्रॉफिट में, यानी कि 9 हो गया। अब इसका बना लो, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 8 5 तिया 15, 7 का प्रॉफिट लिया किस पर, 8 पर, परसेंटेज के लिए 100। तो 8 2 64, 8 7 56, 8 पंजे 40, आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार तेल की कीमत 40% अधिक अंकित करता है और एक खराब मशीन का उपयोग करता है जो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% की छूट देता है तो लाभ और हानि क्या होगी। देखो ऊपर हम लिखेंगे ग्राहक के लिए, नीचे लिखेंगे दुकानदार जो अपने पास से खर्चा करता है। तो 40% अधिक अंकित करता है, भाई 100 की चीज वो खरीद के लाया, 40% अधिक कर दिया। फिर कह रहा था खराब मशीन का उपयोग करता है, 15% कम मापती, यानी कि उसने ग्राहक से तो 100 के पैसे लिए, लेकिन अपने पास से 15 कम, यानी कि 85 चीज दी। 32% का डिस्काउंट, यानी कि 100 का खरीद के लाए, 32 का अगर डिस्काउंट दे दिया तो वो 68 रुपए में चीज बेच रहा है। अब इनका बना लो, जो भी रेशियो बनकर आएगा वहीं से आंसर हम निकाल लेंगे। ये इससे कैंसिल आउट, 17 पना 85, 17 चौकू 68 हो गया। फिर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 28 बटे में 25। कितने का प्रॉफिट लिया, 3 का, किस पर, 25 पर, गुणे में 100, 25 चौकू 100, 4 दिए 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये CHSL के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। टोटल अभी तक 49 क्वेश्चन कर लिए हैं जो भी CGL CHSL के थे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद CDS के होंगे, मेंस में भी जो भी पूछे गए वो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, MTS के भी होंगे। धीरे धीरे करके इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब उसको करवाने में मजा तभी आएगा जब आप लोग कमेंट में बताएंगे ये वीडियो का सोल्यूशन आपको कैसा लगा और क्वेश्चन का कंपाइलेशन कैसा था। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।